हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और आज हम फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 3 करेंगे। मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और सिलेबस पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप एक बार उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, उसको पूर्णतः ख़त्म कर देना कुछ भी कारणों से। तो चलिए, हमने बाकी तो वीडियोस पहले वीडियोस में देख लिया था कि किस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई, उसके क्या कारण थे, उसके सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्या कारण रहे हैं। अब हम इस पार्ट से देखेंगे कि वो कारण कैसे विद्रोह का रूप लेते हैं और किस प्रकार पेरिस में जो 14 जुलाई को जो घटना घटी उसने कैसे फ्रांस के भविष्य को बदला। क्योंकि सिर्फ क्रांति कर देना ही एकमात्र उद्देश्य तो था नहीं फ्रांस की जनता का, और क्रांति के बाद सब कुछ चीज़ें शांत हो जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि क्रांति की और सब भूल जाएं। उस बदलाव जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, वो बदलाव किस प्रकार होगा या उस बदलाव से क्या आउटकम्स आए हैं, हम इस चैप्टर में उन्हीं को पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम जान चुके थे कि 14 जुलाई को 1789 में लुइस 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, उस पर सिग्नेचर कर दिए कि अब यह राजतंत्र होगा, मतलब संवैधानिक राजतंत्र होगा फ्रांस में, ना कि मात्र राजतंत्र होगा। इन दोनों में अंतर है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ पर एक बात जो हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि कोई भी राजा अगर वह अपनी गद्दी छोड़ना चाहेगा, कोई भी राजा अगर वह अपनी गद्दी छोड़ेगा तो उसके पीछे उसकी कोई ना कोई तो मंशा रहेगी ही। मतलब क्योंकि एक शक्तिशाली व्यक्ति कभी भी अपने गद्दी को छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। इसी प्रकार लुइस 16 ने जनता के विरोध में, जनता के दबाव में आकर नेशनल असेंबली को मान्यता तो दे दी, लेकिन उसके दिमाग में उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उस विद्रोह के खिलाफ कैसे कार्यवाही की जाए और कैसे वापस अपनी राजशाही को, अपने राजतंत्र को वापस जिंदा किया जाए, उसके पीछे उसके बहुत सी दिमाग में चीज़ें चल रही थी। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रशा का जो राजा है, पर्शिया बोलते हैं इस इंग्लिश में, जो इसका राजा है, उस लुइस 16 के साथ इन्होंने संधि की और इन्होंने संधि में ये फैसला हुआ कि गर्मियों में, मतलब 1789 की गर्मियों में या उसके बाद तक में इन्होंने फैसला किया कि हम फ्रांस के ऊपर हमला करेंगे। हालांकि ये जो इन्होंने योजना बनाई थी ये पूरी हो पाती, इससे पहले ही फ्रांस ने यह डिसाइड कर लिया था कि ऑस्ट्रिया और प्रशा के ऊपर वो हमला कर देगा। ये 1792 में नेशनल असेंबली द्वारा इस बात की घोषणा कर दी गई थी और प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया था। मतलब एक राजनीतिक बदलाव की तरह इस युद्ध को देखा गया है। ये बाकायदा एक पूरे प्रोसेस से हुआ है, इसकी पूरी प्रक्रिया रही है और वहाँ की सरकार द्वारा इस बात को मान लिया गया था कि हम इसको एक सरकारी युद्ध के रूप में, मतलब एक देश के युद्ध के रूप में हम इसे करेंगे। उन्होंने घोषणा कर दी थी। हालांकि किसी भी युद्ध के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होती है सेना, और फ्रांस में अभी अभी विद्रोह हुआ था, तो इसके कारण जो राजा की सेना थी वो तो इसमें भाग नहीं ले सकते, लेकिन वहाँ की सरकारों को इस बात की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि लोग स्वयं सेवी होकर सेना में भर्ती हो रहे थे तथा सरकार के इस फैसले के साथ उन्होंने अपनी सेवा देनी चाहिए। और किसी भी चीज़ को, आपको जैसे पता ही है कि अगर हम किसी भी चीज़ को यूनाइट करते हैं तो कुछ एक सिंबल्स का हम यूज़ करते हैं कि वो सिंबलाइज्ड हो और लोगों को पता लगे कि हाँ हम इसके लिए प्रेरित हैं। तो इसी प्रकार फ्रांस में भी यही हुआ। उस जो स्वयंसेवी सेनाएं थी, जो भी सेनाएं थी, चाहे वह सरकारी हो या स्वयंसेवी हो, उन्हें यूनाइट करने के लिए एक राष्ट्रगान गाया गया। मतलब हालांकि वो बाद में फ्रांस का राष्ट्रगान बना है, लेकिन एक गीत को दोहराया जाता था। जैसे हमारा राष्ट्रगान है वैसे उसी प्रकार जनगण हमारा राष्ट्रगान है, ठीक उसी प्रकार वहाँ पर मार्सिले है जो, ये उनका राष्ट्रगान बना। लेकिन ये पहले
रॉजिट द लाइफ द्वारा इन लोगों को यूनाइट करने के लिए यूज़ किया गया एक गीत था, बहुत फेमस था और बहुत लोग इससे प्रभावित होते थे, इसलिए इसे बाद में फ्रांस का राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया। हालांकि युद्ध में कभी किसी का फ़ायदा तो होता नहीं है, और युद्ध में जो सबसे ज़्यादा नुकसान वो होता है महिलाओं को, क्योंकि पुरुष की हत्या भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, और वो युद्ध किसी अपने घर से तो लड़ेंगे नहीं, तो वो घर बार छोड़कर अपने व्यापार को छोड़कर युद्ध लड़ने जाएंगे, तो जितना भी आर्थिक और जो पारिवारिक बोझ होगा वो घर की महिलाओं के ऊपर आएगा। आप भी अपने घर में देख सकते हैं, जब आपके मेल मेंबर्स हैं जो फैमिली के, वो जब जाते हैं जॉब पर, तो घर का काम मम्मियाँ और जो बाकी जो और भी महिलाएं हैं घर में वो संभालती। इसी प्रकार जब ये लोग युद्ध के लिए जाते थे तो इनकी भी घर में महिलाओं को ही सभी चीज़ों को देखना पड़ता था, वह बाजार से क्या सामान आएगा, क्योंकि युद्ध में वो ऐसा तो था नहीं कि सुबह गए और शाम को आ गए, वो कई कई महीनों तक रह सकते थे। तो इसी प्रकार अगर महिलाओं की स्थिति अगर अच्छी अगर हो जाए तो किसी भी देश में क्रांति या बदलाव लाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। ये फ्रांस में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा पिछले लेसन का रिकॉल करा दूं कि 1791 में जब संविधान बना था, तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में भी कि यह मुख्यतः अमीर लोगों के द्वारा बनाया गया था और उनके फायदे में था ये संविधान ज़्यादा से ज़्यादा, तो सरकार पर उनका नियंत्रण ज़्यादा नज़र आता था। ये भी कारण था कि लोग बहुत ही ज़्यादा विद्रोह में, मतलब उनका विद्रोह भी शांत नहीं हुआ था, वो पूर्णतः शांत नहीं हुए थे क्रांति के बाद। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है कि वो अभी भी उनके मन में एक तरह का विद्रोह है, वो किस प्रकार सामने आएगा। जो नेशनल असेंबली की जो सरकार, जो जिस चुनावी प्रक्रिया से ये सरकार बनी थी, तो 1791 में लोगों ने सरकारी नीतियों और सरकारी फैसलों के खिलाफ बहस शुरू कर दी। बहस का मतलब होता है इसके बारे में बात करना। जैसे हमारे यहाँ किसी राजनीतिक मुद्दे पर या किसी सरकार की किसी भी नीति के ऊपर हम बहस करते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस प्रकार उन्हें इस पर फैसला लेना चाहिए था, इसी प्रकार यहाँ पर भी होता था। तो लोगों के अपने अपने ग्रुप्स थे या क्लब्स बोल सकते हैं हम, बहुत सारे कुछ अंडरग्राउंड थे, कुछ बहुत फेमस क्लब्स थे। जो सबसे फेमस क्लब था वो था जैकोबिन क्लब। यहाँ पे इसका नाम है, इसका नाम है जैकोबिन क्लब। इसका नाम पड़ा था कॉन्वेंट ऑफ जैकोब, जो पेरिस का था, उनके नाम पर इस क्लब का नाम पड़ा था। जैकोबिन क्लब के पर इसका नाम पड़ा था। तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं बहुत फेमस क्लब हुआ, और इसने आगे चलकर राजनीति को किस प्रकार बदला है हम वो देखेंगे। इस क्लब की जो खास बात थी वो ये थी कि ये लोग हमेशा इसमें हम कह सकते हैं मुख्यतः गरीब वर्ग ही था, जो कि अपनी डेली वेजेस पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारता था। जैसे कि यहाँ पे कुछ लोगों के एग्जांपल दिए कि जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, वॉच मेकर्स, या जो जो छोटे छोटे लोग होते थे। ये नहीं कि इनके पास कोई संपत्ति हो या इनके पास कोई एक परमानेंट इकोनॉमिक वो हो कि ये अगर काम भी ना करे तो उनके पास पैसा आता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो इस क्लब ने उन लोगों को, क्योंकि बहुत बड़ा तबका गरीब था फ्रांस का, तो उन्हें बहुत आकर्षित किया, इसके कारण बहुत फेमस हो गया। तो इन्होंने अपने आप को दूसरों से अलग करने के लिए एक ड्रेस कोड बनाया। वो ड्रेस कोड इस प्रकार का भी था कि यह अमीरों से खुद को अलग दिखाना चाहते थे, एक तरह का विद्रोह दिखाना चाहते थे कि हम आपसे आमना सामना कर सकते हैं और हम आपसे अलग हैं। आपने जो नीतियाँ बनाई है हम उसके विरोध में हैं। ये एक प्रकार का ड्रेस कोड इस चीज़ को बताता है। ये घुटने तक की ड्रेस होती थी, जिसे ब्रिचेस कहा जाता था। यहाँ जिसे ब्रिचेस कहा जाता था, ये घुटने तक की ड्रेस होती थी। और लोगों को देखिए आप यहाँ पे लोगों को एक जुटता नज़र आती थी। वो ब्रिचेस, और जो लोग ब्रिचेस नहीं पहनते थे वो होते थे, उन्हें कहा जाता था सॉक उल्टा। मतलब देखो, ब्रिचेस का क्या मतलब है कि कोई भी ड्रेस इतनी होगी, ठीक है, और जो सॉक उल्टा होगी वो, क्योंकि एक फ्रेंच शब्द है तो आप प्लीज़ थोड़ा सा समझ लीजिएगा।
सॉक उल्टा है जो पूरी पैंट जैसी ड्रेस होगी। आप देख रहे हैं वुमेन्स की भी पूरी ड्रेस है यहाँ पर। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर जैकोबिन जो लोग थे उन्होंने सॉक उल्टा को ज़्यादा फेमस किया। उन्होंने अपने आप को और भी अलग दिखाने के लिए सॉक उल्टा को ही अपनाया। मतलब बहुत सारा वर्ग था जो ब्रिचेस पहनता था, लेकिन उन्होंने सॉक उल्टा को अपना ड्रेस बनाया। यहाँ पे एक पिक्चर है, तो हम पहले उस पिक्चर को समझ लेते हैं ताकि हमें चैप्टर समझने में आसानी हो। यहाँ पर वो पिक्चर में दिखाया गया है कि जो इसका पेंटर है उसने नारी को एक स्वतंत्रता का प्रतीक बताया। जैसे आपको पता है कि भारत में भारत माता होती है, ठीक है। इसी प्रकार फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के लिए अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में एक नारी का चयन किया, क्योंकि महिला या नारी को बहुत सारे रूप में हम देखते हैं। वो एक बलिदान, त्याग के लिए, एक रक्षा के लिए, किस प्रकार एक माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, बलिदान देती है वो, और उनके लिए खाना और बाकी चीज़ों का बंदोबस्त करती है और अपने बच्चों को कभी तकलीफ में नहीं आने देती। इसी प्रकार महिला का रूप, महिला का जो रूप है इस पेंटिंग में जो दिखाया गया है उसे फ्रांस का प्रतीक माना गया। इसमें हम कुछ चीज़ें नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि ये रेड कैप, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये रेड कैप क्यों फेमस है। ये इसलिए फेमस है क्योंकि यह वहाँ के विद्रोहियों द्वारा पहना गया और अपना विद्रोह प्रदर्शन किया गया तथा दिखाया गया कि हम आपसे आज़ाद है। दास मुक्ता का प्रतीक है ये लाल टोपी। इसी प्रकार ये वहाँ का फ्रांस का संविधान है जो उन्होंने नया नया बनाया था कि कैसे समानता सबके लिए बराबर है, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं होगा, सारे अधिकार इसमें बताए गए हैं। इसमें जो आप कलर देख रहे हैं, ये जो ड्रेस का कलर है, रेड है, ब्लू एंड वाइट है, ये जो कलर है ये फ्रांस के झंडे में मौजूद है। तो फ्रांस के झंडे को यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो ड्रेस है हमने पीछे देखी थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप महिला की ड्रेस देख रहे हैं, पूरी है। यहाँ पे भी एक महिला की ड्रेस पूरी दिखाई गई है। ये है कि ये ब्रिटिश के सॉक उल्टा के बारे में बताया गया कि एक महिला, मतलब महिला होने के नाते भी वह उस क्लब की ड्रेसेस, वो जो कोड, ड्रेस कोड होता था उसे फॉलो कर रही है और कैसे फ्रांस को आगे बढ़ाने में ये मदद कर रही है। और यहाँ पे पास में यहाँ पे जो एक आपको क्रियाकलाप दिया गया, जिस इन चीज़ों के बारे में बताया गया, तो आपका ये होमवर्क है कि आप इस क्रियाकलाप को करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई है, ताकि मैं आपको आगे मदद कर सकूं आगे क्रियाकलाप जो आएंगे उनको समझाने में। चलिए हम शुरू करते हैं। जैकोबिन क्लब क्यों फेमस हुआ, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। जैकोबिन क्लब ही क्यों फेमस हुआ बाकी सभी क्लब्स में, इसके पीछे का बहुत सीधा सा रीज़न है कि उन्होंने वो मांगे उठाई जो सभी क्लब्स उठा नहीं रहे थे, या इनकी मांगे बहुत ज़्यादा व्यापक रूप में थी। जैसे कि जितना भी महंगा अनाज है या जितना भी महंगा खाना है उसको आप उसकी महंगाई को कम करो, मतलब उससे नाराज थे अभी भी। मतलब देख सकते हैं 1789 में जो पेरिस में हुआ था, पेरिस शहर में ही बास्तिल जेल को तोड़ा गया था, जो उसके पीछे का मुख्य कारण था वो महंगाई थी। इसी प्रकार वो महंगाई का जो कारण था अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, वो अभी भी कंटिन्यू लोगों के दिमाग में था। और दोबारा से ही 1792 में पेरिस में ही हमला किया गया। वह हमला किया गया ट्यूलेरिए एक जगह का नाम है, उस पर हमला किया गया। एक महल का नाम है ये राजा का महल हुआ करता था। इसमें राजा को और राजा के पूरे परिवार को बंदी बनाया गया इस 10 अगस्त को इसके ऊपर हमला करके। और नेशनल असेंबली द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया कि इन्हें लंबे समय तक जेल में रखा जाएगा। नेशनल असेंबली ने सिर्फ एक यही प्रस्ताव पारित नहीं किया था, और भी चीज़ें की थी। जैसे जो मतदान करने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष कर दी गई। पहले यह 25 वर्ष थी, क्योंकि 25 वर्ष का व्यक्ति ही मतदान करेगा, लेकिन पुरुष। उसके साथ एक कंडीशन थी कि जिनके पास थोड़ी संपत्ति हो और जो जितना भी टैक्स चुकाने लायक उनकी आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। लेकिन इस बार जो बदलाव किया गया 1792 में, वह यह था कि कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है, चाहे वह शिक्षित हो या ना हो, चाहे उसके पास संपत्ति हो या ना हो। मतलब लेकिन इसमें एक कंडीशन आज भी वही, उस टाइम भी वही थी कि महिलाओं को मतदान का अधिकार फिर भी प्राप्त नहीं हुआ। इसमें पुरुषों
पुरुषों की उम्र को जरूर घटाया गया, लेकिन इनकी इसमें महिलाओं को मतदान का अधिकार फिर भी नहीं दिया गया। इस फैसले को जो नया एक 21 वर्ष का जो नया युवा था जिसने मतदान किया, उसको नव निर्वाचित असेंबली को कन्वेक्शन का नाम, मतलब जो नई असेंबली बनी, जो नई नेशनल असेंबली बनी, उसको कन्वेक्शन बोला गया, क्योंकि एक नया बदलाव था। तो हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया गया, यानी उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, और फ्रांस में एक पूरा गणतंत्र स्थापित कर दिया गया। इससे पहले आपको बता दूं कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र मौजूद था, जिसमें जो आखिरी शक्ति वो राजा के पास ही होती थी, सब सर्वोपरि शक्ति हम जिसे बोल सकते हैं वो राजा ही होता था। लेकिन 1792 में इसे पूर्णतः खत्म कर दिया गया। राज परिवार या राजशाही से इसका सरकार का कोई मतलब नहीं होगा। जितनी भी चीज़ें होंगी वो जनता द्वारा निर्वाचित होंगी, और निर्वाचन 21 वर्ष के पुरुष द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई हिडन आपको पोस्ट नहीं मिलेगी कि जैसे राजा है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसमें राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या कोई भी अन्य जो भी पोस्ट होगी वो सब निर्वाचन के माध्यम से ही चुनी जाएगी, और यह अब पूर्णतः गणतंत्र हो चुका है। तो अब अगर ये घोषित कर दिया तो हमें जानना जरूरी है कि जिन लोगों को इन्होंने कैदी बनाया था उनके साथ क्या हुआ। तो उनको लुईस 16 को देशद्रोही का टैग दिया गया, मतलब उसको देशद्रोही कहा गया, और उसकी हत्या कर दी गई, मतलब उसको फांसी दी गई। यह 21 जनवरी 1793 में किया गया। 21 सितंबर को इन्होंने डिसाइड किया कि अब राजतंत्र पूर्णतः फ्रांस से ख़त्म हो चुका है, और 21 जनवरी को इन्होंने आखिरी राजा लुईस 16 था जो उसको फांसी दी गई, और उसकी पत्नी को भी इसी प्रकार फांसी दी गई। यहाँ पे एक नए शब्द को हम देख लेते हैं, देशद्रोह। देशद्रोह का मतलब होता है जो अपने देश या सरकार के खिलाफ विश्वासघात करे, या देश के खिलाफ कुछ ऐसी नीतियां बनाए जो देश की सुरक्षा के लिए नुकसानदायक हो, ये देशद्रोह कहलाता है। चलिए आतंक राज हम पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था जैकोबिन क्लब के बारे में। तो जैकोबिन जो 93 और 94 का जो एक साल का जो टाइम पीरियड है वो आतंक का काल क्यों कहा गया, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जैकोबिन क्लब का एक नेता था रोबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। एक मिनट, यहाँ पे उसका नाम दिया गया है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर वहाँ का नेता था। लोग इससे बहुत प्रभावित थे क्योंकि उसने आम लोगों के बारे में बात करना चाहा, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। उसने बहुत ही सख्त नीतियों को अपनाया, जिसमें दंड भी एक सख्त नीति के रूप में उसने अपनाया दंड को। उसने सबसे पहले जितने भी कुलीन और पादरी वर्ग के लोग थे या अन्य राजनीतिक दलों के अमीर लोग थे, उन सब को जेल में डलवाया। सबसे पहले उसने काम किया जो भी और एक क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना की, जो ये देखता था कि क्या ये लोग जो जिस सजा के लिए दोषी हैं क्या मतलब वो सही है या नहीं। तो ये कराया गया, तथा जैसे ही न्यायालय घोषणा करता था कि यह व्यक्ति दोषी है तो उसको गिलोटिन सजा दी जाती थी। गिलोटिन होता है 2 खंभों के बीच में रखी एक आरी, उसमें किसी व्यक्ति का सर रखा जाता है तथा वो उसके ऊपर ब्लेड लगाता है, उससे उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया जाता है। यह गिलोटिन सजा कहलाती है। ये बहुत आप कह सकते हैं बहुत हिंसक सजा है। ये एक प्रकार की फांसी की जैसे ही है। रोबेस्पियर जो था ये इसने सरकार में अपनी बहुत मजबूती मतलब एक पहुंच बना ली थी, प्लस इसने हर वो चीज़ों का बदलाव लाया जो किसी गरीब और मजदूर व्यक्ति के मन में विद्रोह उत्पन्न कर रहा था। जैसे कि ब्रेड है जो उनका बेसिक चीज़ था, ब्रेड को उन्होंने उसकी कीमतें सस्ती की, प्लस उसने उन चीज़ों को ध्यान दिया कि ब्रेड किन चीज़ों से बनती है और क्या उसके प्रोडक्शन में हम कम चीज़ों को यूज़ करके उसके प्राइस को कम कर सकते हैं। जैसे उसने कहा कि आप सफ़ेद आटा यूज़ नहीं करेंगे, आप गेहूं से बनी हुई ब्रेड को ही खाएंगे, क्योंकि ये गरीब
और अमीर व्यक्तियों के बीच में एक बड़ा खाई को उत्पन्न शुरू करता था, खाई को बढ़ावा देता था कि कुछ लोग अच्छा खा रहे हैं, कुछ लोग, आप तो ये आप रोज भी देख सकते हैं अपने समाज में भी कि जो अमीर लोग होते हैं वो अच्छा खाना खाते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो सिर्फ ज़िंदगी जीने वाला खाना खाते हैं। तो यही उस समानता को उसने फैलाने की कोशिश की कि सब एक जैसा खाएंगे, एक जैसी भाषा बोलेंगे, एक जैसा उनका पहनावा होगा। एक तरीके से उसने ड्रेस कोड मतलब यूनिफॉर्मिटी की उसने बात की कि सब कुछ एक जैसा होगा, ताकि समानता की जो भावना हमारे संविधान में दी गई है वो पूर्णतः लागू हो और सब उसको माने। और उसने जो सबसे बड़ी चीज़ की वो यह था कि महाशय, महोदय, सर, मैम ऐसी उपाधियों को ख़त्म कर दिया, ऐसे वर्ड्स को ख़त्म करके उसने बोला कि सब सितोयेन और सितोयीन होंगे, यानी सब नागरिक और नागरिका यानी महिलाएं होंगी सितोयीन और पुरुष होंगे सितोयेन, ऐसे संबोधित किया जाएगा। चर्च बंद होंगे और जो भी चर्च के जो भी भवन थे उनको सरकारी दफ्तर के रूप में या फिर सेना के बैरक के रूप में यूज़ किया गया। रोबेस्पियर इतना सख्त कानून उसने लागू किया कि शुरू में तो जनता को अच्छा लगा, ये सारे बदलाव लोगों को अच्छे लगे, लेकिन बाद में उसके ही सपोर्टर्स उसके खिलाफ होने लगे कि यह बहुत ज़्यादा सख्त कानून है। और 1794 क्योंकि एक साल का ही वह एक साल तक ही वह सरकार में बना रह पाया, उसके बदलावों के कारण लोग स्वयं उसके खिलाफ हो गए और 1794 में उसको भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो आप समझ गए कि आतंकराज 93 से 94 को ही क्यों कहा गया है। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया, एक क्रियाकलाप दिया जिसमें डासमोलोनिस एंड रोबेस्पियर के विचारों की तुलना किया है। यहाँ पे आपका ये होमवर्क है कि आप इसके विचारों को समझें, पढ़ें और कमेंट में पूछें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, मैं आपको छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि ये स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहा है, यानी लिबर्टी। दो विरोधी विचार हैं ये कि किस प्रकार किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरों के लिए हानिकारक हो सकती है। तो आप पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आप इस पिक्चर को देखिए एक बार। ये पिक्चर में जो हम चीज़ देखेंगे कितने डिसिप्लिन है लोगों के खड़े होने का तरीका, उनके ड्रेस कोड, महिलाओं के ड्रेस कोड को हम देखें कि ब्रिचेस और सॉक उल्टा जैसी ड्रेसेस हैं यहाँ पर। देखिए ये है जो ड्रेस, ये हाफ है, दिख नहीं रही है साफ, ये रही, हाँ ये हाफ है, पैरों तक है ये, बस देखिए यहाँ तक है बस ये, बाकी इनके हैं। और जो सॉक उल्टा है, ये देखो महिलाओं की ड्रेस पूरी है, ज़मीन तक छू रही है। तो ये उसी प्रकार से अपनी सभ्यताओं को साथ लेकर चलने का एक तरीका था। चलिए हम देख लेते हैं सेकंड, इसका जो टॉपिक है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबी सरकार तो ख़त्म हो गई एक साल में, अब वापस जो शक्तियाँ थी वो मध्यम वर्ग के पास आ गई। यानी पहले मध्यम वर्ग ने या फिर अमीर लोगों ने संविधान बनाया, उनसे जैकोबिन क्लब ने जो सरकार बनाई, जैकोबिन सरकार के नाम से फेमस है, उसने सारे बदलाव किए, उनकी चीज़ों में बदलाव किए। फिर वापस उसके पतन के बाद ये शक्तियाँ मध्यम वर्ग के पास आ गई। तो मध्यम वर्ग के ख़त्म होते ही उन्होंने सबसे पहले उसके सारे बदलावों को निरस्त घोषित कर दिया कि ये अब कंटिन्यू नहीं होंगे। वापस मतदान की सीमा इन्होंने 25 वर्ष कर दी गई और जितने भी बदलाव किए गए, जैसे कि संपत्ति होगी, जिस पे संपत्ति नहीं होगी वो भी वोट कर सकता है, ये सब चीज़ें बंद कर दी गई। और जितने भी लोगों को जेल में कैद किया गया था उनको छुड़ाया गया। इसने जो बदलाव किया, सबसे पहले 2 बदलाव इसने संविधान में किए कि इसने एक विधान परिषद का प्रावधान दिया, 2 प्रकार के, एक कार्यपालिका जिसमें 5 व्यक्ति होंगे, इसे डायरेक्टरी कहा गया, दूसरी स्वयं विधान परिषद। हालांकि इसकी स्थापना तो इनके बीच में आपस में सामंजस्य बिठाने के लिए की गई थी, लेकिन इनके बीच में ही बार बार कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लगे, जिसके कारण एक राजनीतिक अस्थिरता शुरू हो गई और सैनिक तानाशाही का एक मार्ग खुल गया। यानी अगर सरकार कुछ काम नहीं कर सकती तो सेना शक्तियों को अपने हाथ में ले लेगी। तो इस प्रकार की सारी शक्तियाँ नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में आ गई, क्योंकि एक सैनिक तानाशाही था,
हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट ने भी पिछली सरकार में जो बदलाव थे, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की चीज़ें थी, उसने अपनी सरकार में उन चीज़ों को कायम रखा। लेकिन उसकी सरकार किस प्रकार अन्य से अलग थी, हम ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि और क्या बदलाव हुए फ्रांस में लुई 16 की मृत्यु के बाद, व इतने सारे राजनीतिक बदलावों के बाद। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें जो भी आपको प्रॉब्लम्स है या सजेशंस हैं आपको वीडियो को लेकर। थैंक यू।